नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। अब लोकसभा चुनाव जब एक साल से भी कम का समय उसमें बचा है, लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अब लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हालांकि इस बीच में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण प्रदेशों के चुनाव भी हैं, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो भी बेहद महत्वपूर्ण है और उन पर भी उनका फोकस है। इन सबसे इतर अब जो सबसे बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है वो है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की जीत, और उससे भी बड़ी जो चर्चा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी को लेकर के। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले तक ये माना जा रहा था कि जब भी बात होती थी, तमाम जो विश्लेषक थे वो सारी चीज़ों पर तो रहते थे, सारी बातें करते थे कि योजनाओं को लेकर के, चाहे नीतियों को लेकर के जितनी भी आलोचना होती हो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की, पर जब सत्ता की बात होती थी कि चुनाव में सत्ता में सत्ता किसके हाथ में जा रही है, तो फिर लगभग ज़्यादातर विश्लेषकों का ये मानना था कि आएंगे मोदी ही, सत्ता में मोदी की वापसी तय मानी जा रही थी। पर अब हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं। अब धीरे धीरे इस बात की चर्चा ज़्यादा होने लगी है कि विश्लेषक भी अब इस चीज़ को मानने लगे हैं कि मोदी अब की बार वापस नहीं आ रहे हैं, यानी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी बहुत मुश्किल दिखने लगी है। ये जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। दरअसल इसके पीछे कई सारी वजहें बताई जा रही हैं। ये माना जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश में एक हार हुई, फिर कर्नाटक की जो हार हुई, इसके अलावा जो बिहार में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ जो महाराष्ट्र में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उस पर आई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये जो सारी वजहें थीं ये उसके पीछे मुख्य कारण माने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक जो सबसे मजबूत कारण माना जा रहा है वो ये कि जो नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों पर सरकार में आती है, जिन वादों के साथ सरकार में आती है, एक उन वादों पे सवाल उठ रहा है। दूसरा, जो लोगों से इनका कनेक्ट है, जो मुद्दों के सहारे लोगों से जुड़ाव होता है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर हो चुकी है। और इसका सीधा एग्जाम्पल अब हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में देखा जा रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में और फिर कर्नाटक में जो फॉर्मूला कांग्रेस ने लगाया, जिस तरीके से वो लगातार मुद्दों की बात पर रहे, जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी के मुद्दों को उठाया और उनसे कनेक्ट किया, साथ ही साथ जो वहाँ के स्थानीय नेता थे उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, उनको आगे बढ़ा करके उनसे घोषणाएं करवाई गई, तो ये इन सारी चीज़ों ने लोगों को अपने में कनेक्ट करके रखा था और इसका पूरा फ़ायदा कांग्रेस को मिला। जितनी बड़ी जीत कांग्रेस ने कर्नाटक में दर्ज की, उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि ये जो फॉर्मूला है वो अब लोगों को ज़्यादा हिट कर रहा है, लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा है। एक बात तो ये हो गई। इसके बाद अब जब कर्नाटक जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी हारी, जहाँ पर 25 सीटें उसकी लोकसभा में थी, ये एक बड़ी चीज़ के तौर पर बड़ी हार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कर्नाटक में हारने के बाद जो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रही थी, उन प्रयासों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण में खाता खोलना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण में 2 ही ऐसे राज्य थे, 5 राज्यों में से तेलंगाना और कर्नाटक। कर्नाटक में 25 सीटें थी, तेलंगाना में 4 सीटें थी इनके खाते में। कर्नाटक में जब इनके हाथ से सत्ता निकल चुकी है, तो ऐसे में अब दक्षिण के राज्यों में खुद को स्थापित कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ बिहार में जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं और वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं। आरजेडी और कांग्रेस पहले से ही एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वहाँ पर एक गठबंधन जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा जो है वो नीतीश कुमार के कंधों पर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। नीतीश कुमार लगातार उस जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वो विपक्ष के जो बाकी दल हैं उनको एक मंच पर लाने की कवायद में लगे हुए हैं। इससे विपक्ष का फायदा ये हो रहा है कि जो दल सीधे कांग्रेस के साथ नहीं भी जुड़ना चाह रहे थे, वो भी इस मंच पर आने को तैयार हैं और वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर के एक बड़ी जो है वो विपक्ष की मीटिंग होने की तैयारी बिहार की राजधानी पटना में हो रही है और जल्द ही वो जो है उसका कुछ स्वरूप निकल करके सामने आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ एक तो
दक्षिण का पूरा प्रभाव, जो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के हार के बाद से बहुत तेज़ी से ये परसेप्शन बदला है वहाँ पर कि नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का जो असर है वो अब ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ बिहार की ये रणनीति, नीतीश कुमार जिस चीज़ को लेकर के, जिस विपक्षी एकता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनके साथ, उनके मंच पर आ चुकी है। उधर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। कांग्रेस के लोग कई सारी चीज़ें कह चुकी हैं। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जिन राज्यों में कांग्रेस कमज़ोर है वो खुद भी इन चीज़ों को मान रही है और वो उस फॉर्मूले के लिए लगभग राजी दिखाई दे रही है कि जिस क्षेत्र में जो दल मजबूत है उसको आगे बढ़ा करके चुनाव लड़ा जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब हों। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के जो चीज़ें पहले चल रही थी, जो तमाम तरीके के संशय देखे जा रहे थे, उन संशयों में काफ़ी हद तक अब जो है वो संशय दूर होने के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के वाद विवाद फिलहाल लगभग ना के बराबर हो गया है। उन सारे सवालों को धीरे धीरे विपक्ष के जो तमाम दल हैं वो छोड़ते जा रहे हैं और अब ये सारे दल इस चीज़ पर सहमत होते जा रहे हैं कि जब हम चुनाव लड़ लेंगे, सीटें हमारी आ जाएंगी, हम बहुमत में आ जाएंगे, फिर सारे मिलकर के बैठ करके ये तय करेंगे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिस प्लेटफॉर्म को लेकर के चल रहे हैं, जो प्लॉट ये तैयार कर रहे हैं, अगर उन सारी चीज़ों पर सहमति बनती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। फिर भाजपा की वापसी सत्ता में नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस नहीं आ रहे हैं। ये दावे सच होंगे अगर ये सारे प्लेटफॉर्म, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं लगातार, और जिस तरीके से विपक्ष के कांग्रेस का दल और साथ ही साथ नीतीश कुमार जिस प्रयास में लगे हुए हैं, अगर वो सारी चीज़ें ज़मीन पर उतार ली जाती हैं तो फिर चुनाव आसान नहीं होने वाला है। इस चुनाव का जो असर होगा, जो चुनाव पर इन सारी चीज़ों का असर पड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से खिलाफ होगा। भाजपा के लिए जीत पाना फिर आसान नहीं हुआ। क्षेत्र के हिसाब से जिस तरीके से विपक्षी दल उसे लगातार घेरते जा रहे हैं, वो मुश्किलें खड़ी करेंगे। हालांकि कुछ दल ऐसे भी हैं जो भाजपा के पक्ष में खड़े हैं, भाजपा को उन प्रदेशों में फ़ायदा भी मिल सकता है, पर चूंकि जब उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों में सीटों का नुकसान होगा तो उन नुकसानों की भरपाई कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान काम नहीं है। इसके साथ साथ जो महिला पहलवानों का मुद्दा है, जिसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लग रहा है कि वो ब्रजभूषण को बचाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो जाट और जो हरियाणा से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, उसमें बड़ा रोष एक व्याप्त होता चला जा रहा है प्रधानमंत्री के खिलाफ। आज हालांकि वहाँ पर महापंचायत भी बुलाई गई है। लगभग 12 सालों के बाद इस तरीके की महापंचायत बुलाई जा रही है। देखना ये होगा कि इसमें फिर क्या परिणाम उसके निकल करके आते हैं, क्या तय होता है, क्योंकि पहले भी संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो तय कर चुका है कि वो देशव्यापी आंदोलन करने की बात कर रहा है, देश में जिला मुख्यालयों पर तमाम तरीके के आंदोलन चलाने की बात कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसका असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चुनाव में पड़ेगा। और जो बात हम पहले कह रहे थे कि अगर ये सारी चीज़ें ज़मीन पर उतर जाती हैं तो निश्चित तौर पर ये चुनाव आसान नहीं होगा। ऐसे में भाजपा को फिर से नए सिरे से अपनी रणनीतियां बनानी होंगी और अपनी जीत को पाने के लिए इन सारी समस्याओं से निपटना होगा, जो इतना आसान दिखते नहीं हैं जितना हमें लगते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों का परिणाम किस तरीके से तय होता है। भाजपा विपक्ष के इस एकता से लेकर के और जो सीधे ज़मीन से जो मुद्दों से जुड़ करके चुनाव प्रचार करने का अभियान है, उसका क्या काट निकाल पाती है, क्योंकि मुद्दों पर बात भाजपा करती नहीं है। वो लगातार मंदिर और धर्म से लेकर के सामाजिक सद्भाव की बात कर लेती है, किस तरीके से चीज़ें बिगड़ जाएं वो उस पर बात कर लेती है, पर मुद्दों की बात नहीं करती है। महंगाई, बेरोजगारी, चाहे वो गैस के सिलेंडर के दाम हो, बिजली की बात हो, तो इन सारी योजनाओं की बात भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नहीं करती दिख रही थी, लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राजस्थान के दौरे पर थे। वहाँ का जो उन्होंने भाषण था वो पूरी तरीके से मुद्दों पर केंद्रित था। वो वहाँ पर योजनाएं गिनवा रहे थे
कि हालांकि उन्होंने उसमें राजीव गांधी के भ्रष्टाचार का जिक्र किया कि किस तरीके से राजीव गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि जो है वहाँ से 100 रुपये चलता है तो 85 रुपये खर्च हो जाता है, 15 रुपये नीचे तक पहुँचता है। तो 85% भ्रष्टाचार का आरोप भले ही प्रधानमंत्री ने लगाया, पर साथ ही साथ उन्होंने योजनाएं गिनवाई तमाम सारी, वंदे भारत से लेकर के और बहुत सारी की किस तरीके से लोगों के लिए काम हो रहा है। तो अब लोग उससे कितना कनेक्ट हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, और ये तो पता तभी चलेगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। धन्यवाद।